हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम आ रहा है जिसका नाम है बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 यानी कि फेज़ नंबर 2 यानी कि एक बार ये एग्ज़ाम हो गया है, दोबारा से आपके पास एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत अच्छा न्यूज़ ये आप सुनने में आ रहा है। बहुत सारी भर्तियाँ इसमें निकली हुई, बहुत सारे पदों की संख्या है। अगर आप इसमें आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारा मौका है। आपको अपने सब्जेक्ट को चुनना है, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयारी करना है। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों को जानेंगे, यानी कि हम बात करेंगे कि बीपीएससी एग्जाम होता क्या है, ये कौन करवाता है, इसके अलावा इसमें पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या अगर है तो इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास जिसके लिए आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, या फिर इसमें अगर होम साइंस से अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आप इतनी कम तैयारी में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, और मॉडल पेपर क्या होता है, किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी टॉपिक को इस वाले वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को सही से देख लेते हो तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको बहुत सारी वीडियो मिल गया होगा जिसमें सब लोगों ने बताया होगा कि कैसे आपको फॉर्म डालना है, कैसे आपको सिलेबस होगा, कैसे सब कुछ। मेन मतलब ये है, आपको एक न्यूज़ देने वाले हैं। जब आगे आप वीडियो हम बात करेंगे तो उसमें आपको एक खास न्यूज़ देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बीच में अभी बताएंगे कि क्या आपके पास इसकी तैयारी होनी चाहिए जिसके वजह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जैसा कि बीपीएससी, हमने बताया कि बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है, जो बिहार सरकार के द्वारा ये एग्जाम करवाई जा रही है, जिसमें आपको जानना पड़ेगा कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी कि कितना सीट आपके पास है, कितना पदों की संख्या है। जिसमें अगर पदों की संख्या जाने रहोगे तभी तो उस चीज के लिए अच्छी से तैयारी कर पाओगे। तो मैं बताऊं कि इसमें पदों की संख्या जो है कुल मिलाकर के है 69,706 पदों की संख्या है। लेकिन जो 69,706 पदों की संख्या है वो अलग अलग क्लास में बटा हुआ है। अगर हम 6 से लेकर के 8 के टीचर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो उसमें पदों की जो संख्या है 31,982 है। यानी कि मिडिल स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हो 6 से लेकर के 8 में, तो उसमें पदों की संख्या है 31,982। अब बात करते हैं टीजीटी शिक्षक कक्षा 9 से अगर 10 के लिए आपको पढ़ाना है तो उसमें पदों की संख्या कितनी है, 18,877 है। अगर आप पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हो होम साइंस से तो आपको बताना है पदों की संख्या जो है 18,577 है। यानी कि अगर 11 से 12 का शिक्षक बनना चाहते हो होम साइंस में तो कितना है 18,577। लेकिन आपका यहाँ पे जो है 6 से लेकर के 8 है या फिर 9 से लेकर के 10, उसमें जो होम साइंस की सीट है वो सीट आपकी नहीं है। सिर्फ किसमें सीट मिलेगा आपको जानना है कि पीजीटी शिक्षक यानी कि 11 से 12 जो आपको शिक्षक बनना है उसमें ही आपको होम साइंस का सीट दिखने को मिल रहा है, जिसमें सीट की जो संख्या है 505 है। यानी कि आपको संख्या कम लग रही है ना, लेकिन फिर भी आपको एक सीट से मतलब है, आपकी ना कि 505 सीट से मतलब है। आपको सिर्फ एक ही सीट को कवर करना है। तो आपको बताना है, आपको जानना है कि पीजीटी शिक्षक यानी कि 11 से लेकर के 12 का अगर टीचर बनना है तो उसमें जो पदों की संख्या 18,577 कुल पदों की संख्या है, जिसमें होम साइंस का 505 है। बाकी तो आपका हिंदी में चला जाएगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब जो होते हैं अलग अलग बटे होंगे। जो आप अलग अलग तैयारी करते हो यानी कि हिंदी से करते हो तो आप हिंदी वाला जाकर के देख सकते हो। मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ इसलिए मैं बताती हूँ कि होम साइंस में पदों की जो संख्या है 505 है। यानी कि अब आपको पता चल गया कि होम साइंस में जो पदों की संख्या है 505, बाकी आपको कुछ नहीं जानना है कि किसमें कितना पदों की संख्या, क्योंकि आपको 505 वाला याद रखे रहना। अब बात करते हैं आगे। जब आपने बात कर लिया, आपने जान लिया कि बीपीएससी एग्जाम की भर्ती जो आई है उसमें पदों की संख्या कितनी है, 505 है। सिर्फ आपको होम साइंस से मतलब है। अब जानेंगे कि जो आपका ये एग्जाम है उसमें क्या क्या उम्र होना चाहिए, यानी कि कितना उम्र होना चाहिए तब आप एग्जाम को पास कर सकते हो। अगर 6 से लेकर के 8 के जो टीचर बनना चाहते हो तो उसमें जो उम्र दी गई है 18 वर्ष की, यानी कि न्यूनतम जो आयु है 18 साल होना चाहिए। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि 9 से जो 10 होता है उसमें अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उम्र कितना है, 21 वर्ष है। लेकिन अगर अधिकतम आयु को देख लिए तो पुरुष की उम्र कितना होना चाहिए, 37 वर्ष, और महिला की कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। ये सब आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिल गया होगा। सुनने में तो आ रहा है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। तो अब आपने अगर तैयारी की है या फिर नहीं की है तो मैं आपको तैयारी, अगर आपने की है तो कोई बात नहीं, हमें रोज प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे तो आप वहां से तैयारी करने लगा। जिसने भी पढ़ाई नहीं की है, जिसने भी अगर एग्जाम का वेट किया था कि एग्जाम आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो उनके लिए मैं उनको खास आपको बताती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं
मैं आपको पढ़ाऊंगी, यानी कि अगर मैं 5 ब्रांच होते हैं ना होम साइंस के, तो मैं एक-एक दिन में एक-एक ब्रांच को कवर कर दूं, चाहे मुझे पूरा दिन पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं फ्री में आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दूंगी, नोट भी दूंगी। तो मैं जिसको प्राप्त करना होगा कमेंट में कर देना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम पे जाकर के भेज दूंगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है। उसके लिए आपको कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं देना। इतना कम समय में आप पैसा देकर के फालतू में पढ़ेंगे, पैसा देकर आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको जितने 5 ब्रांच होते हैं, 5 ब्रांच का एक दिन में कवर कर दूंगी। साथ ही मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, मॉडल पेपर कैसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो सब आपको देंगे। लेकिन साथ ही साथ में आपको पढ़ाएंगे कि एक महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हो। भले ही 11 घंटा का वीडियो बने, लेकिन आपको पढ़ना है। जिस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगी उस तरह से आपको दिमाग में बैठा के पढ़ना है, और आपका जो नोट होता है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहां से आप प्राप्त कर लेना। आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, कोई भी आपको कुछ भी नहीं देना होगा। सिर्फ क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो किसी फ्रेंड के पास, किसी भी के पास अगर आपको लगता है कि उनको जरूरत है इस वीडियो को, तो उनके पास आप शेयर करिएगा। आपको पैसा देने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज फ्री में मिल जा रही है तो उसके लिए पैसा खर्च करना क्या। अब आगे बात करते हैं कि आपने जान लिया कि आपके पास एज कितनी होनी चाहिए, आपने जाना कि बीपीएससी एग्जाम कौन करवा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है। उसके अलावा आपने जाना कि पदों की संख्या कितनी है, तो आपने देखा अलग अलग क्लास में अलग, यानी कि 6 से 8 का अलग है, और टीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हो तो अलग है, पीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हो तो उसमें पदों की संख्या अलग है। लेकिन होम साइंस में पदों की संख्या 505 है, जिसमें से आप 18 वर्ष के हो तो 18 वर्ष के अगर आयु के है तो 6 से 8 में आप देंगे, 21 में है तो आपको टीजीटी के शिक्षक अधिकतम आयु 37 और आपने 40 देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेपर कितना होता है, यानी कि पेपर की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है 2। यानी कि भाषा वाला होगा, जो भाषा संबंधित, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें होंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें 2 भागों में बटा होता है। अगर भाग 1 है तो उसमें 25 आपके प्रश्नों की संख्या होगी, और सेकंड वाले भाग में 75 होंगी, यानी कि 25 और 75 को आप जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा, जिसमें आपको कुल मार्क कितना मिलेगा, यानी कि एक नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, तो आपको कितना क्वेश्चन राइट करना है, आपको 100 करना है, 100 में आपको 100 मिल जाएगा, और समय कितना है 2 घंटा हो, ठीक है। पेपर 2 की बात करेंगे तो आपका सब्जेक्ट यानी कि होम साइंस हो तो होम साइंस सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना होगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन की आपको यानी कि जीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या होगी आपको जानना है 120 होगा, लेकिन ये भी आपका 2 भागों में बटा होगा। 1 भाग होगा उसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे और सेकंड वाले में 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बस आपको इसमें भी वही नंबर देखने को मिलेगा, यानी कि एक नंबर पे एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। ये इसमें भी 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। अब आपने जाना कि होम साइंस बीपीएससी एग्जाम देने के लिए अगर होम साइंस सब्जेक्ट से देते हो तो आपको 2 पेपर देना होगा। 2 पेपर में अगर पहला पेपर है तो आपको भाषा से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पेपर होगा यानी कि पेपर नंबर 2, तो आपका जो विषय होगा, आपका जो सब्जेक्ट हो, जैसे होम साइंस है तो आपको जो होम साइंस देना होगा। इसके अलावा उसी पेपर में जीके का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। भाग 1 में रहेगा 80 क्वेश्चन, भाग 2 में रहेगा 40 क्वेश्चन। आगे चलो देखें, अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि अगर होम साइंस सब्जेक्ट से तैयारी करते हो तो आपके पास क्या सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस अगर रहेगा तभी तो आप याद कर पाओगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आपके पास सिलेबस ही नहीं है तो आप कैसे जान पाओगे कि मुझे बीपीएससी एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए, क्या हमें नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, जब एग्जाम दिया होगा, पीजीटी का एग्जाम दिया, तो उसमें होम साइंस की जो संख्या, ब्रांच की संख्या होती है, कितनी होती है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि 5 होती है। पहला होता है न्यूट्रिशन साइंस, एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, दूसरा होता है टेक्सटाइल, और उसके बाद में आपका हेल्थ साइंस से क्वेश्चन रहता है, टेक्सटाइल से क्वेश्चन रहता है, यही सब होता है। इसमें भी यही है, लेकिन थोड़ा आपको देखने को अंतर में, यानी कि जो आपने टीजीटी में याद किया होगा, पीजीटी में जो आपने पढ़ा होगा, वही पढ़ाई आपको इसमें भी काम आने वाला है। तो अगर आप न्यूट्रिशन साइंस को देखते हो, न्यूट्रिशन साइंस में जैसे आपका होगा जो भी पोषण होता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जितने सारे विटामिन होते हैं, विटामिन को जो बंटवारा किया जाता है, खनिज लवण हो गया, कैल्शियम जो होता है, आयरन, आयोडीन, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें बहुत सारी बीमारियों को पढ़ा जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन साइंस में जो भी आप पढ़ते हो, जितनी सारी बीमारियां हो गई, खाद्य पदार्थ हो गए, आहार की संरक्षण विधियां हो गई, ठीक है, जो भी आपने न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ा है वही आपको भाग 1 में यानी कि भोजन और पोषण में पढ़ना होगा, ठीक है। तो भोजन का वर्गीकरण आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा उसके कार्य क्या होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व से ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन का अवशोषण, मेटाबॉलिज्म पढ़ना होगा, खाद्य समूह और उनका पोषक मूल्य पढ़ना होगा, खाना बनाने की प्रक्रिया यानी कि तलने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है, तो कितने आंच में आपका तापमान होना चाहिए, खाना आपका अच्छा बनेगा, यानी कि भोजन की कितनी सारी विधियां होती हैं। इसके अलावा भोजन का भंडारण यानी कि संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, ये सब आपका न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ना होगा। आगे देखिए, अब पहला तो आपका मिल गया, उसके बाद में आपको पढ़ना
पढ़ना पड़ेगा चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बालक का विकास किस तरह से होता है। बालक विकास पढ़ते हो, यानी कि जब बेटा बालक अपने माँ के पेट में रहेगा, उसके अलावा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना होगा। लेकिन जब बाल विकास को पढ़ोगे तो बालक के बारे में ही सिर्फ पढ़ना होगा, यानी कि बालक का विकास कितना महत्व होता है, इसका दायरा, वृद्धि और विकास बालक का कैसे होता है, संवेगात्मक विकास हो गया, इमोशन हो गया, सामाजिक विकास हो गया, मेंटल हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, ये सब जो होते हैं आपको बाल विकास में पढ़ना होगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, बचपन की बीमारियां, ठीक है, जो बीमारियां होती है, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, मरसमस हो गया, क्वाशियोरकॉन, ये सब जो बीमारियां होती हैं आपको बाल विकास में पढ़ना होगा। जो भी टीकाकरण होते हैं, यानी जो भी आपने पीजीटी में तैयारी की होगी, पीजीटी में तैयारी की होगी, वही आपको बीपीएससी एग्जाम में भी तैयारी करनी होगी। कोई अलग से नहीं, बस आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा होगा ना, लेकिन जो आपने वैसे तैयारी की होगी इसमें भी उसी तरह से तैयारी करना होगा, सिर्फ बंटवारा अलग अलग हुआ। फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना होगा, डायटॉक्स, यानी कि जो भी बीमारियां होती हैं आपके पास, भोजन योजना को प्रभावित करने वाले सिद्धांत हो गए, आहार चिकित्सा के सिद्धांत, कम वजन, अधिक वजन, बुखार, कब्ज, पेप्टिक अल्सर, हेपेटाइटिस, एलर्जी, यानी कि जितनी सारी बीमारियां होती हैं आपको बीमारियों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देखिए आपके पास कौन सा सिलेबस में है, यानी कि जो आप पढ़ते होम मैनेजमेंट ना, होम मैनेजमेंट जितने सारे पार्ट होते हैं, आंतरिक हो गया, बाह्य सज्जा हो गया, ठीक है, धन हो गया, मनी हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति व्यवस्थापन हो गया, कार्य सरलीकरण हो गया, वैल्यू, मूल, ये सब जो आपके होम साइंस के गृह प्रबंधन में जो भी आपके पार्ट पढ़ते हो वही आपका इसमें भी देखने को मिले। यानी गृह प्रबंधन की अर्थ पढ़ना होगा, उत्प्रेरक तत्व पढ़ना होगा, प्रबंधन की प्रक्रिया, पारिवारिक संसाधन, यानी कि कौन सा मानवीय संसाधन होता है, कौन सा अमानवीय संसाधन होता है, बाजार पढ़ना होगा आपको, मार्केट, ठीक है, ये सब पढ़ना होता है, ऊर्जा और समय प्रबंधन पढ़ना होगा, संसाधनों का प्रबंधन, पारिवारिक बजट, ये सब आपको पारिवारिक संसाधन यानी कि होम मैनेजमेंट के पार्ट से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास टेक्सटाइल, यानी कि टेक्सटाइल आप पढ़ते हो ना, टीजीटी में भी पढ़ते हो, पीजीटी में पढ़ते हो, तो उसमें भी आपको टेक्सटाइल पढ़ना होगा। जो भी आपके प्राकृतिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, चाहे नायलॉन होगा, पॉलिस्टर हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ठीक, जूट हो गया, जितने सारे रेशे होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, उन रेशों को पढ़ना होगा, उनकी इतिहास को जानना होगा, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, कैसे नीटिंग की जाती है, कैसे बीटिंग की जाती है, ठीक है, कपड़ों की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, वस्त्रों का आप देखभाल यानी किस प्रकार से धुलाई करोगे, ब्लीच क्या करना होगा, उसकी ब्लीच, उसके अलावा उसकी धुलाई कैसी होती है, सब कुछ आपको, दाग हटाना, धोना, सुखाना, इस्त्री करना, रेडीमेड कपड़े, यानी कि जो बाहर के जैसे गुजरात का पटोला हो गया, पंजाब की जो वस्त्र होते हैं, कसीदा हो गया, ये जो आपके भारत के पारंपरिक वस्त्र होते हैं उनको भी पढ़ना होगा। यानी कि एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, जो भी आपने टीजीटी पीजीटी में जो भी आपने तैयारी की होगी वही आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर पे है, अब बाल मनोविज्ञान को पढ़ना होगा, यानी कि इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उद्देश्य क्या है, दायरा क्या है, जीवनी केस, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा बाल मनोविज्ञान वाले पार्ट में। अब अगला क्या पढ़ना होगा, देखिए अब आपको पढ़ना होगा एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि संचार कम्युनिकेशन पढ़ना होगा, शिक्षा विस्तार प्रसार शिक्षा जो आप पढ़ते हो ना, तो उसमें जो भी आपने पढ़ा होगा, जितनी संस्थाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, प्रसार जो कार्यकर्ता हो किस प्रकार से कार्य करता हो, ठीक है, ये सब जो पार्ट होते हैं आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो आप होम साइंस की तैयारी करते हो ना, तो होम साइंस आपके सब्जेक्ट को आपको सही से पढ़ना होगा कि आपका कब उद्भव में आया, कब इसका काल माना जाता है, पहले इसका नाम क्या था, प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, सब कुछ आपको एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि शिक्षा और विस्तार में पढ़ना होगा। शिक्षा के प्रकार हो गया, ठीक है, विस्तार शिक्षण विधियां हो गई, श्रव्य दृश्य साधन हो गया, दृश्य श्रव्य साधन हो गए, सब कुछ आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में जो आपने पढ़ा होगा वही आपको यहाँ पे भी पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपका क्या है, देखिए 7वां नंबर पे है परिवार, यानी कि आपने जो होम मैनेजमेंट पढ़ा था ना, परिवार की विशेषताएं, एकांकी परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, जो अभी आपने अपने गृह प्रबंध में परिवार को पढ़ा है वो सब आपको इसमें भी पढ़ना होगा। यानी कि 7वें नंबर में परिवार की उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य प्रकार, एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त प्रकार क्या होता है, विवाह को पढ़ना होगा। ठीक है, ये सब आपको परिवार वाले पार्ट में पढ़ना होगा। आशा करते हैं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। वैसे आपको सिर्फ 5 ब्रांच को ध्यान में रखना है कि आपको हेल्थ साइंस पढ़ना है, उसके अलावा आपको पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है, आपको पढ़ना है टेक्सटाइल, आपको पढ़ना है होम मैनेजमेंट, आपको पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है। बहुत सारे पार्ट आपने टीजीटी में वाला देखा होगा, वही आपको यहाँ पे भी देखना होगा। भले ही 7 पॉइंट में बटा हुआ है लेकिन कुल आपको 5 ब्रांच में मिलकर पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप प्राथमिक शिक्षा की अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए सीटेट पेपर नंबर 1, बीटेट पेपर नंबर 1, यानी कि आपका जब आप बीपीएससी एग्जाम देते हो तो अगर आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तभी आप एग्जाम के एलिजिबल हो, वरना आप नहीं दे सकते एग्जाम। तो अगर 6 से लेकर के 8 के टीचर बनना चाहते हो, प्राथमिक शिक्षा का टीचर बनना चाहते हो, तो आपके पास सीटेट पेपर नंबर 1 आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा बीटेट पेपर नंबर 1 आपके पास होना चाहिए। अगर माध्यमिक शिक्षा के आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए एसटेट पेपर नंबर 1। अगर उच्च माध्यमिक शिक्षा एसटेट पेपर नंबर 2 आपके पास होना चाहिए। यानी कि ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तभी आप उस एग्जाम को दे सकते हो, बीपीएससी एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है,
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि बीपीएससी एग्जाम होता क्या है। बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, उसमें आपने जान लिया होगा। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि अगर आपने तैयारी नहीं की है और आपको तैयारी करना है कम समय में, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज होने वाली है कि मैं आपको जो 5 ब्रांच होते हैं होम साइंस के, तो एक एक ब्रांच को एक दिन में हम कवर कर देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं नोट बनाई रहूंगी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप वहां से प्राप्त कर लेना। आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। आपको 40 दिन का 50 दिन का क्रैश कोर्स नहीं खरीदना है, क्योंकि आप अगर साल भर से पढ़ाई नहीं की है, आपने 6 महीने में पढ़ाई नहीं की है, तो 1 महीने में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको भी आप चाहते हो कि आपको हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, भले हमने पढ़ाई नहीं की है, तो उनसे यही कहना है कि आप महंगे कोर्स ना खरीदो, बल्कि आप क्या करो, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको सारा जो टॉपिक होता है टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन एक दिन में वो कवर करवा दूंगी। अगर आपको नोट पाया है तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप वहां से प्राप्त कर लेना। ठीक है, कोई पैसा कोई चार्ज आपको नहीं देना है। आप अगर 6 महीने में 7 महीने में पढ़ाई नहीं की हो, तो आप 1 महीने में भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। अब 1 महीने में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मॉडल पेपर को हल करना है, आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ा दूंगी, एक ब्रांच पढ़ा दूंगी, आप पढ़ लेना अच्छे से, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें मॉडल पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसा हम सबको पता है कि कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें सिलेबस को देखना पड़ता है, या फिर हम देखते हैं, फिर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन आपकी तैयारी सब्जेक्ट के सिलेबस से आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती जब तक किसी भी एग्जाम की मॉडल पेपर को हल नहीं करोगे। अब आप सोचोगे कि वो कैसे, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, एक ही सब्जेक्ट के आप कई एग्जाम देते हो, यानी कि अलग अलग एग्जाम को देते हो। जैसे कि आप होम साइंस से आप नेट देते हो, एलटी देते हो, जीआईसी देते हो, टीटी पीटी देते हो, कई तरह से एग्जाम आप देते हो। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कई जो हमने यहाँ पे एग्जाम के नाम लिए हैं, उनमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है, पैटर्न होता है, अलग अलग होता है। आप नेट का एग्जाम देने जाते हो, लेकिन अगर आपने मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी का हल किया है, तो आप वहाँ पे कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने जो मॉडल पेपर देखा था, आपने टीजीटी पीजीटी का देखा था। तो अलग अलग एग्जामों के जो अलग अलग पैटर्न होते हैं, इसीलिए आपको मॉडल पेपर जो होते हैं बहुत ज्यादा आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए भूमिका अदा करते हैं। कभी भी जब डेट निकले तब तैयारी नहीं करनी चाहिए। 6 महीना, 7 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले आपको तैयारी की, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। देखो कोई भी स्टूडेंट होता है, तो वो अगर 100 नंबर में से 4 नंबर 5 नंबर नहीं लेके आता है, वो 99 नंबर या फिर 97 नंबर 98 नंबर के लेके आते हैं, 1-2 नंबर से ही आगे पीछे रह जाता है। तैयारी तो हर कोई विद्यार्थी करता है ना, लेकिन सिलेक्शन जो रुकता है 1-2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से ही रुकता है। तो कभी भी देखो, जब क्लास देखो ना, तो उसमें पता चलता है कि लाइव में कि कौन बच्चा कितना ज्यादा क्वेश्चन को हल कर पा रहा है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि मुझसे बेहतर कौन अच्छा दे। ये कंपटीशन वाला एग्जाम है, आपको उनसे आगे जाना है, उनसे पीछे नहीं जाना है। आप अगर घर के कामों में ही बिजी रह जाएंगे तो आपको कभी सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा मत सोचा करो कि एग्जाम आएगा तब तैयारी करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सुनने में आए तभी तैयारी करने को शुरू कर दो। चलिए हम बात ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, यानी कि सबसे नंबर पहला कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम खाते हो तो वो कितना देता है, आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शन ये है 4 कैलोरीज, बी ऑप्शन है 5 कैलोरीज, सी ऑप्शन है 7 कैलोरीज, डी ऑप्शन है 9 कैलोरीज। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो सबसे पहले आप जानो कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, यानी जब तक हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि 1 ग्राम में कितना देता है। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की पहचान करना है ना, तो उसके जो आपके घर में जो भी मीठी चीज़ें होती हैं, चाहे वो शक्कर हो गया आपका, चाहे गुड़ हो गया, ठीक है, चाहे आपका चावल हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जिसमें मीठी चीज़ें पाती हैं, तो वो आपकी होती हैं कार्बोहाइड्रेट। इसकी पहचान यही होती है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी अलग अलग पहचान होती है। जैसे आप वसा की बात करते हो, तो जितनी सारी तेलीय चीज़ें होती हैं वो वसा की पहचान होती है, ठीक वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की पहचान होती है। जितने सारे आपके पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनमें सबसे जो पहला स्थान आता है आपके कार्बोहाइड्रेट का ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये ऊर्जा का काम आपका करता है, यानी कि आपको एनर्जी का जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर आपने खाया, प्रोटीन खाया, तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। आपने विटामिन खाया तो उससे एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। आपको एनर्जी मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आपके मुंह में जाता है या लार के संपर्क में आता है, तैसे ही पचना शुरू कर देता है। उसके बाद में जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके पेट में जाते हैं, तब पचना शुरू करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जो ग्लूकोज होता है, जितने सारे देखो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इसके प्रकार की बात करें तो ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है मोनोसेकेराइड कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है डाइसेकेराइड कहा जाता है, तीसरे को कहा जाता है पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। और ये तीनों प्रकार हमने बताए हैं ना, इन तीनों प्रकार के भी प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की, तो इसमें मोनो की जो संख्या होती है वो 1 होती है, ठीक है। यानी कि आप मोनो में जितने भी प्रकार आते हैं, जैसे आपका
ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गए, तो ये जब टूटेंगे ना तो ये कित में टूटेंगे, ये ग्लूकोज में टूटेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोसेकेराइड में सिर्फ एक अणु पाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा नंबर का होता है वो होता है डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड यानी कि दो यहाँ पे आ जाते हैं आपके मोनो, यानी कि अगर इसके प्रकार की बात करें तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। यानी अपने सुक्रोज वाला कोई चीज है कि जैसे आपका सुक्रोज क्या होगा, गन्ने की शर्करा आपकी सुक्रोज होती है, ठीक है। तो आपने अगर सुक्रोज खाया है तो वो टूटने के बाद लास्ट में जो आएगा वो ग्लूकोज में होगा। यानी कि कोई भी रोग आपने अगर खाया है, चाहे वो डाई खाया है, चाहे मोनो खाया है, चाहे पॉली खाया है, तो ये टूटते टूटते जो लास्ट वाला पीरियड से आता है वो होता है ग्लूकोज का होता है, ठीक है। तो हम तीसरा प्रकार में बताएं आपको पॉलीसेकेराइड, जैसे आपका स्टार्च हो गया, डिक्स्ट्रीन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सुने होंगे कि मधुमेह वाली बीमारी होती है तो उसमें आपका न मोनो दिया जाता है न डाई दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि मोनो में कितने अणु होते हैं, एक होते हैं, डाई में कितने होते हैं, दो होते हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो उसमें जो मोनो की संख्या होती है थोड़ा जटिल होती है, ठीक है, तो वो जल्दी टूटती नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, मधुमेह बीमारी वाले को हम क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड रूप देते हैं, क्योंकि इसमें जो संख्या होती है मोनोसेकेराइड की वो बहुत जटिल होती है पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। यानी कि जो टूटते टूटते आएगा ग्लूकोज में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्च देते हैं, डिक्स्ट्रीन देते हैं, सेलुलोज देते हैं, पेक्टिन देते हैं, इन सबको जब मात्रा देते हैं डायबिटीज वाले को तो वो पाचन देरी से करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बात पता चली कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, हमने 3 प्रकार बताया है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रति ग्राम का यहाँ पे क्या होता है, आपसे यही पूछा गया है। पहले यहाँ पे चारों ऑप्शन दिख रहे हो, अगर यहाँ पे 4 कैलोरी लिखा है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, ये देता है आपका 4.2 कैलोरी देता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है तभी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर 4.2 लिखा होता तब भी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 कोई नहीं देता है। 7 की बात करें तो आपका एल्कोहल जो होता है, एनर्जी जो देता है 7 कैलोरी देता है, लेकिन एल्कोहल जो होता है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम एल्कोहल की मात्रा ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा है 9 कैलोरी। अगर हम फैट वाला खाते हैं कोई भी सोर्स तो वो हमें देता है 9 कैलोरी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब हमें कार्बोहाइड्रेट देता है 4 कैलोरी और हमें फैट देता है 9 कैलोरी तो हम फैट को क्यों नहीं खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जो फैट में जो भी आपके वहाँ पे वसा होती है ना, उनका जो पाचन होता है देरी हो जाता है। यानी कि फैट का आप कोई भी रोग खाए हो ना तो जब आपके मुख से बाहर है तो क्या है, वो वसा है या फिर फैट है। लेकिन जैसे ही आपने खाया, आपके मुख में गया, आपके पेट में गया, वो कैसे बदल गया, वो बदल गया आपका लिपिड में बदल गया, ठीक है। तो फैट का हम उपयोग इसलिए कम करते हैं क्योंकि फैट में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए उसकी जो सांद्रता होती है बढ़ जाती है, इसलिए इसका जो पाचन हो जाता है मुश्किल हो जाता है, यानी कि पाचन जो हो जाता है देरी से करता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जल्दी खाते हैं। अब भाई जो जल्दी काम करेगा उसी को तो हम चुनेंगे ना, भले ही वो कम आपको देता है, ठीक है। तो आपका जो कम देता है हम उसी को चुनेंगे क्योंकि हमें वो जल्दी एनर्जी दे देता है। 9 कैलोरी भले ही ज़्यादा देता है लेकिन देर में देगा तो फिर फायदा क्या होगा कि हमें जल्दी की आवश्यकता है ना। तो आपका यहाँ पे 9th का जो पहले का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि 4.2। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह अगर प्रोटीन लिखा होता तब भी आप लगा देते कि 4 कैलोरी देता है, क्योंकि आपका प्रोटीन भी कितना देता है, 4.2 कैलोरी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर लिखा रहता या फिर प्रोटीन आपके क्वेश्चन में लिखा होता तब भी आप ए वाला चुनेंगे, यानी कि 4 कैलोरीज चुनेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हुआ है वो हुआ है पहले का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपसे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशु की हृदय गति क्या होती है? आपको बताना है कि ए ऑप्शन 70 से 90 प्रति मिनट होती है, बी ऑप्शन 80 से 110 प्रति मिनट होता है, सी ऑप्शन 90 से 110 प्रति मिनट होता है, डी ऑप्शन 120 से 140 प्रति मिनट होता है। आपसे यहाँ से पूछा गया है शिशु की हृदय गति पूछी गई है, ना कि शिशु की श्वसन क्रिया पूछी गई। हृदय गति दूसरी होती है, श्वसन क्रिया दूसरी होती है। आपको यहाँ बताना है कि शिशु की जो हृदय गति होती है नवजात शिशु को, उसका बताना कि कितना होती है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि नवजात शिशु की हृदय गति कितनी होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। तो अगर हम इसकी बात करें नवजात शिशु की हृदय गति तो कितना होता है आप बताना, 120 से लेकर के 140 प्रति मिनट होती है। अगर यहीं से पूछा जाता है आपके कि नवजात शिशु की जो श्वसन क्रिया होती है वो कितना होता है, तो आप बताना कि जन्म के समय होता है 40 से लेकर के 45 होता है, ठीक है, 40 से लेकर के 45 होता है। अगर हम बात करें कि शिशु का जो त्वचा होता है, यानी कि जब बेबी जन्म लेता है तो उसकी त्वचा आप देखते हो ना थोड़ा ऐसे पतली सी कोमल सी होती है ना, विकसित थोड़ी नहीं होती है, बहुत पतली पतली दिखती है, सारे जो अंदर की नशे होती है सब दिखती है ना। तो उस जो परत होती है ना, सफेद परत चढ़ाई रहती है वसा की, उस परत का नाम होता है वार्निश एसेसा होता है, ठीक है। और बेबी का जो पहला मल निकलता है उस मल को कहा जाता है मेकोनियम कहते हैं, यानी कि बेबी जिसने जन्म लिया है उसके 2-3 दिन के बाद तक 3-4 बार काला काला जो निकलेगा ना चिपचिपा हरे रंग का, तो वो रहता है मोकेनियम कहा
कहा जाता है? याद रखे रहना, कहीं पर अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना कि बेबी को मल का कहा जाता है, मोकोनियम जो चिपचिपा होता है, हरे रंग का होता है, 3-4 दिन में 3-4 बार करता है। और बाल की बात करें तो बाल को कहा जाता है लेनुगो कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जाता है, बाल के शिशु के बाल को कहा जाता है लेनुगो कहा जाता है। उसकी हम त्वचा की बात करें तो वार्निश को सुजा कहा जाता है। अगर हम उसको बात करें कि बेबी को गंध यानी कि महकने की खुशबू कितनी होती है, तो बेबी शिशु जब पैदा हुआ तो उसको मतलब कि गंध की कोई पता नहीं चल पाता है। हमने यहाँ पे बताया आपको श्वसन क्रिया तो 40 से 45 होता है। हृदय गति को हमने बताया तो आपने बताया यहाँ पे ऑप्शन डी चुना, यानी कि 120 से लेकर के 140 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे कि शिशु का जो सामान यानी कि पैदा होने की जो दिन होते हैं या डेट कहें तो कितना होता है, अगर हम पैदा यानी कि उसका जो गर्भाकालीन अवस्था होती है, जब बेबी बाहर होता है तो कितने दिन में बाद निकलता है। अगर हम सप्ताह में बात करें तो होता है 37 से लेकर के 40 सप्ताह होता है। अगर हम दिन की बात करें तो 280 दिन होता है। अगर हम चंद्रमास की बात करें तो होता है 10 चंद्रमा। अगर हम माह की बात करें तो होता है 9 माह होता है, ठीक है। ये सब आप याद रखे रहना क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हम टॉपिक आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा से तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा है, यह विचार दिया था, यानी कि ये बात किसने कही है। ऑप्शन ये है जॉन लॉक, बी ऑप्शन है फ्रावेल, सी ऑप्शन होता है प्लेटो, डी ऑप्शन होता है चार्ल्स डार्विन। चलिए फटाफट से आप तीसरा का राइट आंसर बताइए। अगर आप बताओगे तो क्या बताओगे, चलिए बताइए क्या होता है। तो तीसरा को जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन होगा, यानी कि जॉन लॉक को हम लॉक करते हैं, यानी कि तीसरा का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे टेक्सटाइल से संबंधित क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भार प्रति इकाई लंबाई या फिर लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। आपके पास ऑप्शन है धागा संख्या, बी ऑप्शन है आपके पास धागा की दृढ़ता, सी ऑप्शन है धागे की घुमाव, डी ऑप्शन है धागे की एक समानता। चलिए चौथा का राइट आंसर बताइए। अगर आप बताएंगे इसे तो आप क्या बताएंगे, चलिए बताइए फटाफट से। तो ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है ना, आपका जो यार्न काउट यानी कि जो धागे की मेथड पढ़ते हो उसमें पढ़ा जाता है। तो जो धागे का मेथड होता है वो दो ग्रुप में होता है, एक होता है निश्चित लंबाई पद्धति होता और एक होता है आपका निश्चित वजन पद्धति होता है। यानी कि एक लंबाई पद्धति किया जाता है और एक वजन पद्धति किया जाता है। तो ये आपका जो पूछा गया है ये आपका निश्चित वजन पद्धति से पूछा गया है। यानी कि अगर निश्चित लंबाई पद्धति में किया जाता है तो जब लंबाई को निश्चित में रख करके भार में वृद्धि करते हैं तो आपके निश्चित पद्धति में आते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड होता है जो यार्न काउंट यानी कि यार्न को तौला जाता है धागे को, तो निश्चित वजन पद्धति में क्या कहता है जो भी रेसे होते हैं उनको भार में निश्चित करके लंबाई में वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इंगित करता है, यानी कि जो धागे की संख्या होता है वो इंगित करता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। देखो अगर आपका पूछा जाए कि निश्चित लंबाई पद्धति में जो आपका डेनियर होता है वो कितना होता है तो आप बताना 9000 डेनियर मीटर होता है, ठीक है। यानी कि आपका होता है 9000 मीटर होता है। अगर माइक्रो डेनियर की बात करें तो वो होता है आपका 100 होता है। अगर टेक्स की बात करें तो वो आपका होता है 1000 होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगर आप कहीं लिखना चाहते हो, अगर आपने कभी नहीं लिखा या फिर कभी नहीं सुना है तो आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। अगर आपको बात करें कि मिलीटेक्स कितना होता है तो मिलीटेक्स आप बताना कि 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है। अगर किलोटेक्स की बात करें तो वो आपका होता है 1000 होता है। यानी कि अगर एक हैक है या फिर एक लक्ष्य है तो उसका जो यार्न होगा कितना होगा आप बताना 840 यार्न होगा, ठीक है। और जो ये चेक किया जाता है किससे किया जाता है तो आपको बताना है TPI के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका किया जाता है निश्चित वजन पद्धति में जो काउंट किया जाता है वो आपका किया जाता है TPI के द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है ट्विस्टिंग पर इंच कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर होगा धागे की संख्या होगा। ज्यादा हम घुमा के नहीं बताएंगे वरना आप भूल जाओगे। चौथा का यहाँ पे आपका ऑप्शन निकल के आया, ए ऑप्शन इज द राइट। जितने आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे उतना थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाएंगे, ज्यादा बताएंगे तो आप उसी में खो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पूछा गया हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि आपका हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि दोनों की जरूरत होती है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपके पास ऑप्शन है ये लौह तत्व एवं जिंक, बी ऑप्शन होता है लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी ऑप्शन होता है लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल, डी ऑप्शन होता है लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप बताएंगे पांचवा का तो क्या बताएंगे, चलिए बताइए फटाफट से। अब देखिए पांचवा का जो राइट आंसर आपको मिलता है वो मिलता है सी ऑप्शन मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें ए ऑप्शन में तो लौह तत्व तो आपका सही हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे जिंक लिखा है ये जिंक स्वाद के लिए काम आता है, ठीक है। बी ऑप्शन में आप देखिए लिखा है लौह तत्व तो आपका सही है, लेकिन ये जो कैल्शियम लिखा है ये हड्डियों से संबंधित होता है।
अब यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए लिखा है लोह तत्व, तो आपका ये सही है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये आपके मसूड़ों से यानी कि विटामिन सी से संपर्क होता है, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड में आपको दो बीमारियों को देखने मिलता है, एक होता है आपका स्कर्वी, एक होता है जिंजिवाइटिस होता है, ठीक है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन ही सही होगा। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि लोह तत्व एवं आपका फोलिक अम्ल, यानी कि आपका फोलिक अम्ल किससे संबंधित होता है, वो आपका होता है विटामिन B9 से होता है, ठीक है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल होता है, यानी कि आप फोलिक एसिड का जो कार्य होता है, जो आपके खून में पाया जाने वाला पारीफाइटिंग रिंग होता है उनको बनाने में कार्य करता है, जिससे जो रक्त होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करने लग जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई गर्भवती स्त्री होती है या फिर और कोई दिक्कत होता है, उसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो यह फोलिक एसिड या फिर लोह तत्व का इस्तेमाल करती है, ठीक है। यानी कि कोशिका विभाजन के लिए जो काम करता है वो फोलिक एसिड बहुत काम करता है। अगर फोलिक एसिड की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो एनीमिया देखने को मिलेगा। उस एनीमिया का नाम होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी कि इसे महालोतीय एनीमिया भी कहा जाता है। इसमें जो आरबीसी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं या फिर अपरिपक्व हो जाते हैं, यानी कि इनका जो विकास होता है वो सही से नहीं हो पाता, बड़े भी हो जाते हैं और अपरिपक्व होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके शरीर में यहाँ पे देखो हमने बताया फोलिक एसिड की कमी से आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर आपके शरीर में अधिक हो गया, यानी कि आपने कोई भी देखो न्यूट्रिशन खाते हो ज्यादा तो उसकी दिक्कत होती है, कम खाते हो तब भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो कम अगर खाए तो आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होगा, लेकिन अगर आपने अधिक ज्यादा सेवन कर लिया तो आपके शरीर में विषाक्तता हो जाएगी, यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर कोई भी न्यूट्रिशन खाते हो तो आपको एज के अनुसार, आपके आयु के अनुसार वो चीजें को ग्रहण करना चाहिए। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन होना, यानी कि आयरन और आपका विटामिन B9 इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। अब देखिए लिखा है छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बीटाट स्पॉट कमी है, यानी कि जो बीटाट स्पॉट जो बीमारी है वह चार ऑप्शन में से किसकी कमी से ये छलकता है बीमारी। ऑप्शन ए है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन B6 की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी है कैल्शियम की कमी से। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। देखो आपके पास है चार ऑप्शन, चार ऑप्शन को पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा, क्योंकि जो चार ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। आपके सबसे पहले यहाँ पे आयोडीन है। आपको जानना पड़ेगा कि आयोडीन किसमें आता है काउंटिंग, यानी कि विटामिन में आता है या कार्बोहाइड्रेट में आता है या फिर फैट में आता है। अगर आप पहले पढ़े होंगे तभी तो जान पाएंगे। तो आयोडीन आपका है खनिज लवण में से आपके आते हैं, यानी कि आपके खनिज लवण में से पार्ट आता है आयोडीन आता है। आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको तीन बीमारियों को सामना करना पड़ेगा। एक होता है घेंघा होता है, दूसरा होता है क्रिटिनिज्म होता है, तीसरा होता है मिक्सिडीमा होता है। यहाँ पे हम लिख के आपको नहीं बता सकते हैं, आप अगर लिखना चाहते हो तो कहीं पे लिख लेना कि आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी हो गई है तो आपको तीन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एक होता है घेंघा, जिसे कहा जाता है ग्वाइटर कहा जाता है, यानी कि महिलाओं में जब थायराइड जो ग्रंथि होती है उनका जब अधिक हो जाए वजन तो आपका कहलाता है घेंघा या फिर ग्वाइटर कहलाता है। दूसरी बीमारी होती है क्रिटिनिज्म होती है, यानी कि बच्चों में जो बीमारी होती है उसको क्रिटिनिज्म कहा जाता है। मिक्सडिमा की बात करें तो वयस्कों में। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो घेंघा रोग है आपका मिक्सडिमा जो संबंधित है वो किन अवस्थाओं में देखा जाता है, या फिर बालकों में देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है, या फिर वयस्क में देखा जाता है। तो आपको बताना है कि वयस्का वाली अवस्था में देखा जाता है। तो आपने जाना कि इसमें तीन बीमारियां आती हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है विटामिन B6 लिखा है। अगर आपने विटामिन B6 आपने पढ़ा होगा तभी आप बता पाओगे विटामिन B6 की कमी होने वाला कौन होता है। अगर आपने देखा होगा विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है उसे कहा जाता है पैराडॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके विटामिन B6 की कमी हो गई है तो एक आपको एनीमिया होगा, उस एनीमिया का नाम है माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। और एक बीमारी और है उसे कहा जाता है काइलोनिचिया कहा जाता है, यानी कि जो आपका नाखून होता है, नाखून आपका आधा सफेद दिखेगा, यानी कि आधा जैसे है या फिर आधा आपका सफेद दिखेगा, तो इसका मतलब होता है काइलोनिचिया हो गया आपको, लेकिन विटामिन B6 की कमी हो गई है। इसके अलावा एक बीमारी और होता है उसे कहा जाता है एक्रोडेनिया कहा जाता है, यानी कि जो जिसमें बीमारी जो लक्षण दिखाई देंगे तो उसको भूख नहीं लगेगा और त्वचा संबंधी बीमारी देखने को मिलेगा। तो हमने इस विटामिन B6 में क्या बीमारी बताया, हमने तीन बीमारी बताया, जिसमें पहला कहा जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा हमने बताया काइलोनिचिया, तीसरा हमने बताया एक्रोडेनिया बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन आपने तीन बीमारियों का देखा और विटामिन B6 में आपने तीन बीमारियों का देखा जो आपके पैराडॉक्सिन यानी कि आपका यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सी ऑप्शन यानी कि विटामिन ए है। विटामिन ए को जानने से पहले आप यहाँ पे जान जाओ जो यहाँ पे कैल्शियम लिखा है, यानी कि क्योंकि बायोटिस्फाट की जो कमी होता है विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन उसको बाद में सॉल्व करते हैं। पहले इसको विटामिन यहाँ पे देखो डी ऑप्शन वाला देखिए, यानी कि कैल्शियम वाला देखिए। डी ऑप्शन में हम आपको कुछ बताते हैं कि कैल्शियम लिखा है। देखो कैल्शियम का जो काम होता है वो अकेले नहीं होता, उसका जो काम होता है वो विटामिन डी और फास्फोरस से होता है, वो अकेले काम नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तभी कैल्शियम का रूप दिखाई देगा, यानी उसकी कमी दिखाएगी। फास्फोरस का अगर कमी रहे कम होगा तो भी आपको, यानी कि तीनों में से किसी एक की कमी होगी तो जो दोनों होते हैं वो भी अपना काम कर नहीं पाएंगे, यानी कि उनका भी प्रभावित ढीला पड़ जाएगा। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला जो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेसिया बीमारी होती है, अगर वो उसकी मात्रा बढ़ गई तो जो कैल्शियम से होने वाली बीमारी होती है उसका नाम होता है टिटेनी। ये आपका देखने को मिल जाएगा, यानी कि टिटेनी रोग हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपके शरीर में हड्डियों से या फिर दांतों से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो इसका मतलब होता है कि वो कैल्शियम की कमी हो गई है। इसके अलावा बालकों में वजन भी देखा जाता है। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हो, अपनी नोट को इनहेंस करना चाहते हो तो आप लिख लेना। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके शरीर में कैल्शियम का जो जमा होता है अगर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है कैल्शिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कैल्शिफिकेशन कहा जाता है। यानी कि डीकैल्शिफिकेशन में होता क्या है, इसमें कैल्शियम का जो जमा होता है नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम को मुक्त कर देती हैं और उसमें जो आपकी हड्डियां होती हैं वो छेद हो जाती हैं। यानी कि जो आपका विटामिन डी से होने वाली बीमारी होती नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस, वो दिखाई देने लगती है। देखो हमने अभी आगे आपको बताया कि एक बीमारी अगर एक कमी होगा ना तो वो दोनों अपना दिखा देंगे। अगर हमने यहाँ पे बताया कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो विटामिन डी का वो भी रूप दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि हड्डियां आपकी क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो आपको याद रखे रहना है कि इसमें जो कमी देखने को मिलेगा कैल्शिफिकेशन होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, अगर कैल्शियम का भंडार हड्डियों में अधिक होता है तो होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है तो कैल्शियम हड्डी में जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है तो हड्डियां अपना जो जमा कैल्शियम होती हैं वो रक्त को जाकर के त्याग दे देती हैं। यानी कि हमने यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन एकदम संपूर्ण से आपको अध्ययन करा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ, आप चलो जानते हैं सी ऑप्शन में से। सी ऑप्शन में क्या कहता है, विटामिन ए है। सबसे पहले हम विटामिन ए यानी कि कोई भी विटामिन है तो उसके रासायनिक नाम को जाना पड़ता है, क्योंकि उसके रासायनिक नाम से ही उसकी पहचान होती है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है रेटिनॉल होता है। वैसे भी विटामिन ए को बहुत सारे नाम होते हैं जिससे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, प्रतिशुष्क नेत्रक विटामिन कहा जाता है और प्रो विटामिन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि प्रो विटामिन क्यों कहा जाता है। प्रो विटामिन उस विटामिन को कहा जाता है, यानी कि अगर आपको विटामिन ए खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी और को रूप में खाना पड़ेगा। यानी कि प्रो विटामिन वह विटामिन होता है जब हम उसके वास्तविक रूप में यानी कि उसके असली वाले रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, हम उसके किसी दूसरे के रूप में ग्रहण करते हैं, वह हमारे शरीर में जाता है, वह रेटिनॉल के रूप में परिवर्तित यानी कि बदल देता है, वह फिर अपने असली वाले अवतार में आ जाता है। यानी कि आपको विटामिन ए रेटिनॉल नहीं खाते हो, आप खाते हो किसी और न्यूट्रिशन को खाते हो, वह जाकर के आपके शरीर में बदल जाता है। वह किसमें बदल जाता है, तो वह रेटिनॉल में बदल। अभी हम बताएं कि उसके दूसरे रूप में खाते हो, तो अब यहाँ पे आपको जानने का हक बनता है कि कौन से रूप में खाते हैं, यानी कि किसको खाते हो तो रेटिनॉल में बदलता है। तो आप खाते हो कैरोटीन, खाते हो कैरोटीन, जब खाते हो आपके शरीर में जाता है तो वह बदल करके रेटिनॉल में बदल जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है तो आपको बताना है कि कैरोटीन होता है। यानी कि रेटिनॉल से पहले आपको कैरोटीन खाना पड़ता है, तब वह कैरोटीन जाकर के आपके शरीर में बदल करके रेटिनॉल में परिवर्तित होता है। और यह बदलने की जो प्रक्रिया होती है यह कहाँ पे, ये भी तो हक बनता है ना आपका कि यह कहाँ पे जाकर के बदलता है। तो आपको बताना है आपके यकृत वाले अंग में जाकर के यह सब क्रिया होती है। यानी कि आपने खाया, यकृत में आपका गया खाना, यकृत में जाने कि आपने कैरोटीन खाया। कैरोटीन वैसे आपको जानना ये भी जरूरी है कि कैरोटीन किसमें पाया जाता है। तो जो भी पीली वाली चीजें होती है, सबका पपीता हो गया, गाजर हो गया, तो जो भी आपने पीली वाला चीज खाया ना वो होता है आपका कैरोटीन होता है। तो कैरोटीन जैसे आपने खाया, पीली वाली चीज खाया, आपके शरीर में जाकर के जहां जहां यकृत पहुंच गया ना, यकृत में जाकर के आपका रेटिनॉल में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने जाना कि विटामिन ए कैसे परिवर्तित होता है, कैसे विटामिन ए से कैरोटीन में होता है, ये सब आप प्रक्रिया जाने। अब यहाँ पे जानो मेन मुद्दा, यानी कि मेन मुद्दा मतलब कि इसकी कमी से होने वाला जो यहाँ पे बेटोट स्पॉट होता है वो कैसे हो जाता है। आप बचपन से सुनते आए हो ना कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो बीमारी होता है उसे कहा जाता है रतौंधी कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखे रहना है कि रतौंधी जो बीमारी होती है यह आपको अंधा नहीं कर देती है, बस फर्क इतना हो जाता है कि आप अंधेरे और उजाले में फर्क नहीं कर पाते। लेकिन हमें बचपन से ही सुनने में आता है कि रतौंधी हो गई है तो आप एकदम से अंधे हो जाओगे, लेकिन अंधे नहीं होते हो। जब विटामिन ए की कमी होगी तो जब पहला स्टेज होता है, यानी कि जब कोई भी बीमारी होती है तो उसका पहले, जैसे आप विटामिन सी पढ़ते हो तो विटामिन सी से होने वाला बीमारी स्कर्वी होता है, लेकिन वही स्कर्वी जो भयानक रूप हो जाती है तो उसे कहा जाता है जिंजिवाइटिस कहा जाता है। ऐसे ही जब विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी होता है सबसे पहले चरण होता है रतौंधी होता है। रतौंधी के बाद आपका आता है बीमारी जीरोप्लेथमिया आता है, यानी कि इसमें जो आपकी आंखों की कॉर्निया होती हैं, यानी आंखों की कॉर्निया में सेरेसमी जो झिल्ली होती हैं वो सूख जाती हैं। दूसरा जो होता है आपका बाइटोट स्पॉट होता है, यानी कि इसमें जो कॉर्निया आपकी जो आंखों में कॉर्निया पाया जाता है ना उसके जो सेरेस्मिक झिल्ली होती हैं वह भूरे रंग हो जाती हैं या भूरे रंग से होने के बाद सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और जो आपकी कॉर्निया है उसमें छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। दाने निकलने के बाद क्या हो जाता है, उसमें जो दाना हो गया आपका ना, थोड़ा और दिन बीतेगा तो वो धब्बा क्या होता है तिकोने आकार में आपका परिवर्तित हो जाए। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विटामिन ए के कौन से चरण में आपका तिकोने आकार का यहाँ पे हो जाता है कॉर्निया, तो आपको बताना है कि बाइटोट स्पॉट में हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, बाइटोट यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाले में सबसे पहले आपका
आता है रतौंधी, उसके बाद में आता है जीरोबिलिथमिया आता है। तीसरी बीमारी जो आपकी आती है बायोटिक स्पॉट होता है। तीसरे के बाद आपकी चौथी की बात करें तो आपका होता है फोटोफोबिया होता है। चौथी की बात करें तो जीरोसिस कंजक्टिवा होता है। पांचवें की बात करें तो कॉर्नियल जीरोसिस होता है। छठवें की बात करें तो केराटोमेलेसिया होता है। सातवें की बात करें तो ग्लूकोमा होता है। आठवें की बात करें तो कॉर्नियल स्कोर होता है। यानी कि जो आपके कॉर्नियल स्कोर बीमारी होती है इसमें जाकर के आपकी आंखों की रोशनी समाप्त होती है, ना कि रतौंधी वाले में होती है। तो जो भी हमने यहाँ पे कमी वाली बताई नहीं है, ये चरण बाई चरण होती है। कभी किसी में आपका आंखों की कार्निया स्लिट में झिल्ली आपका सूखेगी, किसी में दाने निकल जाएंगे, किसी में अगर दाना निकल गया है तो आपका दर्द करेगा, खून निकलेगा, किसी में आपका होगा कि आपकी जो झुर्रीदार हो जाएगी, ठीक है, आंखों की ग्रंथियां सूख जाएगी। जब आप विटामिन ए पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा डिफिनेशन बता दिया जाएगा। अभी बस इतना जाने रहे ना कि इतनी सारी बीमारियां यानी कि 8 बीमारियों का सामना आपको करना पड़ता है विटामिन ए की कमी से होने। तो हमने तीसरी बीमारी में जाना ना कि विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी होता है बायोटिक स्पॉट होता है। यानी कि इसमें जो दिक्कतें देखने को मिलती है, आपके आंखों की जो कार्निया होती है उसकी जो स्लिट्स में झिल्ली होती हैं वह भूरे रंग के या फिर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आपकी जो कार्निया होती हैं वो छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, और जो छोटे छोटे दाने होने के बाद धब्बे हो जाते हैं, वो धब्बे कैसे हो जाते हैं, तिकोने आकार के हो जाते हैं। चलिए हमारा छठवां का जो राइट आंसर होता है वो ए, विटामिन ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब सातवां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। यानी कि आप जब एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हो तो वहां से ये टॉपिक लिया गया है। आपके पास ऑप्शन ये है अनुसंधान अध्ययन, बी ऑप्शन होता है विशेषणीयता, सी ऑप्शन होता है संचार माध्यम, डी होता है अभिलेख होता है। चलिए राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। आपसे यही पूछा गया है कि जो प्रसार शिक्षा होता है अगर आपको जांच करना है तो उसके लिए एक बेहतर उपकरण यानी कि आपका क्या होगा, क्या वो अनुसंधान अध्ययन होगा, या फिर विश्वसनीयता होगा, या फिर संचार माध्यम होगा, या फिर डी ऑप्शन अभिलेख होगा। तो यहाँ पे जो आप विश्वसनीयता यानी कि ये तो एक इमोशन होता है, ठीक है, एक संवेग होता है, विश्वास करने विश्वसनीयता ये सब होगा। आपका संचार माध्यम भी नहीं होता, अनुसंधान अध्ययन ये भी आपका नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो निकल के आता है डी ऑप्शन, यानी कि सातवां का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हमारा अभिलेख हो जाता है सातवां। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन निकल के आता है। आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो दिक्कत है यानी कि जो यहाँ पे मृत्यु दर दी गई है तो उसमें जो संकेतों में से एक जो संकेत है कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अशोधित मृत्यु दर, बी ऑप्शन होता है शिशु मृत्यु दर, सी ऑप्शन होता है मातृत्व मृत्यु दर, डी ऑप्शन होता है बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। आप जानते हो जब आप पढ़ते हो ना मृत्यु दर तो उसमें आप 2 ही देखते हो, एक पढ़ते हो मातृ मृत्यु दर, एक होता है शिशु मृत्यु दर। आप बाल मृत्यु दर कभी नहीं पढ़ते हो। तो आपका जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक जो दिखाई देता है आपका डी ऑप्शन वाला, यानी कि बाल मृत्यु दर आपका सही हो जाता है, यानी कि 8वां का जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन निकल के आया डी ऑप्शन। देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ट्रिप्टोफैन है, ऑप्शन ये है आवश्यक वसीय अम्ल, बी ऑप्शन होता है अनावश्यक वसीय अम्ल, सी ऑप्शन होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, डी ऑप्शन होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। चलिए आप बताइए फटाफट से ट्रिप्टोफैन क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। चलो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। कैसे होता है हम बताते हैं। देखो जो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना ये आपके प्रोटीन वाले पार्ट से संबंधित होते हैं, यानी कि आपने जब प्रोटीन खाते हो ना तो वो टूटता है, ठीक है, टूट करके जो सरलतम रूप निकल के आता है वो होता है आपका अमीनो एसिड होता है, या फिर कहे अमीनो अम्ल होता है। अब यहाँ पे लिखा आवश्यक, लिखा यहाँ पे अनावश्यक। अब ये क्या होता है, तो आपके जो प्रोटीन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, एक होता है अनावश्यक होता है। अगर हम आवश्यक की बात करें कि कितने होते हैं तो आपके होते हैं 10, अनावश्यक की बात करें तो ये भी होते हैं 10। लेकिन जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये आप भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हो, ये अपने शरीर में खुद ब खुद बन जाता है। लेकिन जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये अपने शरीर में अपने आप से नहीं बनते, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आवश्यक अम्ल कितने होते हैं तो हमें आपने बताया कि ये होते हैं 10, लेकिन जो 10 होते हैं 10 में से जो 2 होते हैं वो आपके अर्ध अमीनो एसिड में, जैसे आपका हो गया हिस्टाडीन हो गया और आर्जिनिन हो गए, ये आपके अर्ध अनावश्यक अमीनो एसिड में जोड़े जाते हैं। जैसे आपका अगर हिस्टाडीन हो गया तो आपका नवजात शिशु को दिया जाने वाला आपका प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किशोरों में दिया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है तो आर्जिनिन जो प्रोटीन होता है यानी वो होता है आपका अमीनो अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे आपसे बात करते हैं कि ट्रिप्टोफैन कैसे काउंटिंग होता है, क्योंकि जो आपका आवश्यक अमीनो अम्ल होता है उसमें से जो पहला होता है उसे कहा जाता है हिस्टाडीन कहा जाता है, दूसरे को आइसोल्यूसिन कहा जाता है, तीसरे को ल्यूसिन कहा जाता है, चौथे को आपका मेथियोनिन कहा जाता है, 5वें को कहा जाता है लाइसिन, 6वें को कहा जाता है थ्रेओनिन, 7वें को कहा जाता है फिनाइलएलिन, 8वें को कहा जाता है ट्रिप्टोफैन, 9वें को कहा जाता है बेलिन और 10वें को कहा जाता है आर्जिनिन। हमने यहाँ पे 10 काउंटिंग, आपको 10 याद रखे रहना है फटाफट से। आपको जो जब भी एग्जाम में आए तो आपको फटाफट से बता देना है।
क्योंकि आपसे देखो यहाँ पे पूछा गया है ना ट्रिप्टोफैन, तो अगर आपने याद होगा तभी तो बता पाओगे। हमें देखो फट से याद रहा तो हमने बता दिया आपको, ऐसे खुद ब खुद आपको भी याद रखना पड़ेगा तभी आप मिलान कर पाओगे। तो 10वां में आपने देखा कि आवश्यक अमीनों में अभी हमने जो काउंटिंग बताया है 1 से लेकर के उसमें आपने सुना ना कि ट्रिप्टोफैन है, तो आपका इसलिए 9th का जो ऑप्शन निकल के आता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत बातें हो गई, अब यहाँ पे 10वां देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है आपसे। अब यहाँ देखिए 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यानी कि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन ये है ध्यानाकर्षण, बी ऑप्शन होता है संतोष, डी ऑप्शन सी ऑप्शन होता है कार्यवाही, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। देखो जब कोई भी क्वेश्चन आप हल करते हो ना तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उस 4 ऑप्शन में से आपको अगर याद रहता है या फिर नहीं याद रहता है तो जो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके ऑप्शन में मेल खाता ही नहीं हो, तो देखो डी ऑप्शन इनमें तो आपका होगा नहीं, यानी कि ये आपका नहीं, क्योंकि अंतिम चरण पूछा गया है, आप कोई ना कोई तो चरण होगा ही होगा, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब आपको 3 ऑप्शन में से चुनना, यानी कि ए बी सी में से चुनना, तो आप क्या चुनोगे फटाफट से बताइए। देखो आप अब यहाँ पे देखिए जो आपके प्रसार शिक्षण के जो अधिगम के जो चरण होते हैं वो कुल प्रकार के 8 होते हैं। 8 की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है कि एड केस किससे संबंधित होते हैं, तो आपको बताना है प्रसार शिक्षण के चरण से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पे हम एड केस आपको बताते हैं, अगर आपको पता है तो फटाफट से आप बताइए कि एड केस का संबंध किससे होता है, यानी कि इस वर्ड का क्या क्या मतलब निकल के आता है। फटाफट से हम यहाँ पे लिखते हैं, तब तक आप बताओ कि इसका क्या होगा। देखो अगर ए यहाँ पे यानी कि पहला जो चरण होता है उसे कहा जाता है अटेंशन, यानी कि उसे कहा जाता है ध्यानाकर्षण कहा जाता है। अब आपके पास जो आई ऑप्शन है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट, यानी कि जो दूसरे नंबर का होता है उसे कहा जाता है अभिरुचि। तीसरे नंबर का जो यहाँ पे डी ऑप्शन है उसे कहा जाता है डिजायर, यानी कि विश्वास होता है। अगर हम यहाँ पे चौथे नंबर की बात करें तो उसे कहा जाता है हिंदी में विश्वास कहा जाता है, इंग्लिश की बात करें तो कॉन्वेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे के की बात करें, यानी कि जो आपका 5वां होता है उसे कहा जाता है नॉलेज, यानी कि हिंदी में कहे जानकारी। आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन लिखा है, यानी कि ए वर्ड लिखा है, तो ए का मतलब निकल के आता है एक्शन, यानी कि हिंदी की बात करें तो आपका होता है क्रिया होता है। यस की बात करें, यानी कि आपका जो 7वें नंबर को आपका प्रक्रिया होता है अधिगम का उसे कहा जाता है सेटिस्फैक्शन कहा जाता है, हिंदी में कहे तो संतुष्ट हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है, यानी कि आपसे यहाँ पे अंतिम चरण कहा जाए, यानी कि ई की बात हुई है, तो ई का यानी कि इंग्लिश में कहें तो इवोल्यूशन होता है, अगर हिंदी में की बात करें तो क्या होता है मूल्यांकन होता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने एड केस पढ़ा। एड केस में हमने आपको बताया हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो पहले आपका होता है ध्यानाकर्षण, दूसरा होता है अभिरुचि, तीसरा होता है आकांक्षा, चौथा होता है विश्वास, 5वां होता है जानकारी, 6वां होता है क्रिया, 7वां होता है संतुष्टि, 8वां होता है मूल्यांकन। लेकिन आपसे यहाँ पे पहला चरण ना पूछ के, दूसरा चरण ना पूछ के अंतिम चरण पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया है एवोल्यूशन से पूछा गया है, यानी कि आपका पूछा गया है मूल्यांकन। तो अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा आपको फटाफट से आप बताना। आप क्या बताओगे, संतोष बताओगे, ठीक है। देखो हमने अभी आपको बताया कि मूल्यांकन होता है या फिर एवोल्यूशन होता है, लेकिन आपका यहाँ पे मूल्यांकन एवोल्यूशन नहीं लिखा गया है, आपसे इस ऑप्शन में से अंतिम चरण पूछा गया। वैसे अगर हम अधिगम का जो यहाँ पे प्रसार शिक्षण का अधिगम चरण होता है वो लास्ट वाला एवोल्यूशन और मूल्यांकन होता है, लेकिन आपके 4 ऑप्शन में से ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सबसे अंतिम चरण जो होता है आपका संतोष हो जाता है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। तो आपका 10वां का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती है अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ध्यानाकर्षण था वो आपका पहले में काउंटिंग होता था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वां आपसे कह रहा है कि रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि डॉट डॉट है, आपको यहाँ पे ले जाकर के रिक्त स्थान में पूर्ति करना है कि आप इसे ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन में कह रहा है ए रक्त वर्ग, बी ऑप्शन कह रहा है बी रक्त वर्ग, सी ऑप्शन कहता है ए बी रक्त वर्ग, डी ऑप्शन कहता है ओ रक्त वर्ग। चलिए आप बताइए कि अगर 4 ऑप्शन में से अगर किसी के पास इन सब चारों में से किसी के पास जो ये रक्त ग्रुप दिखाई देता है तो वो किसको किसको रक्त दे सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे 11वां का, आप बताना ओ रक्त, यानी कि जो वाला होगा, यानी कि डी ऑप्शन वाला आपके सही हो जाता है, यानी कि ओ रक्त वर्ग रक्त वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि ओ रक्त वाला आप किसी भी को रक्त दे सकता है। तो हम यहाँ पे 11वां का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती है अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज किसी ना किसी की बात शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।
आप देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का गुना हो जाता है, यानी कि कितना गुना हो जाता है, आपको यही बताना है। ऑप्शन ये है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। आपको बताना है कि बालक का जो यहाँ पे 1 साल की बात हुई है, ना कि 4 माह या फिर 5 माह या फिर और कोई माह की, यहाँ पे 1 साल की पूछी गई। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे लिखा है 2, तो आप क्या बताना कि जब बालक 4 माह से लेकर के 6 माह का हो जाता है तो बेबी का जो बालक भार का वजन का भार कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे 3 लिखा है, तो अगर आपको बताना है कि जब बालक जो होता है 1 वर्ष का हो जाता है और बालक का भार जन्म के भार का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। यानी कि अगर 1 वर्ष का है तो क्या हो जाएगा? उसका तिगुना हो जाएगा। अगर बेबी 5 साल का है तो कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। अगर बेबी 10 साल का हो गया है तो कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे 1 साल पूछा तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे तिगुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 से लेकर के 5 माह का है तो आप क्या बताना? आप बताए ना दुगुना हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण का जो राइट आंसर होता है आपका यहाँ पे 1 साल का, तो आप बताना 3 गुना हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारी क्लास, आपकी हमारी यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुष्ट आहारीय आवश्यकता है। ऑप्शन ये है 1275 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 1450 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 1650 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन होता है 1875 किलो कैलोरी। तो अगर कोई स्त्री है लेकिन वो हल्का कार्य करने वाली है, उसके ऊर्जा की जो आहारीय आवश्यकता होती है उसको होती है 1875 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। यानी कि 13वां का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर, यानी कि यदि आप छोटी हैं और मोटी हैं तो लंबी और पतले दिखने के लिए आप क्या पहनेंगी? ठीक है, यानी कि कोई स्त्री है, वह छोटी है, मोटी है, लेकिन वो लंबी दिखना चाहती है, पतली और लंबी दिखना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा कपड़े का चुनाव करना पड़ेगा? ऑप्शन ये है चुन्नटदार स्कर्ट एवं ब्लाउज, बी ऑप्शन है चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट एवं ब्लाउज, सी ऑप्शन है पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, डी ऑप्शन पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी जैकेट के साथ हो। चलिए 14वां का आपको अगर राइट आंसर बताना होगा तो आप क्या बताएंगे? देखो, अगर कोई स्त्री कोई मोटी है और छोटी है तो अगर लंबी और पतला दिखना चाहते हो तो वो चुन्नटदार यानी कि ब्लाउज आपको नहीं पहनेगी। बी ऑप्शन कह रहा है कि चौड़ी प्लेट वाली और स्कर्ट, यानी कि वो और छोटी दिखेगी। सी ऑप्शन में देख ले लिखा है पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कांट प्रिंसेस लाइन हो, यानी कि लंबाई वाला कपड़ा जो पहनेगी तो वो स्त्री क्या दिखेगी? लंबी और पतली दिखेगी। तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कांट प्रिंसेस लंबाई लाइन हो। तो आपने क्या चुना? इसका सी ऑप्शन करेक्ट चुना। चलिए 14वां का सी ऑप्शन सही निकल गया। अगर आप मोटी हैं और छोटी हैं तो आपका यही कपड़ा जमेगा। चलिए देखिए पूछा, चलिए देखिए 15वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है 15 नंबर का क्वेश्चन कि व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ये आपके पास है, पहला ए सिगमंड फ्रायड ने, बी ऑप्शन है एरिक्सन ने, सी ऑप्शन होता है लेविन ने, डी ऑप्शन होता है पियाजे ने। चलिए आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? आपको यही बताना पड़ेगा ए ऑप्शन वाला, यानी कि सिगमंड फ्रायड ने। अब यहाँ पे आपको जानना ये भी जरूरी होता है कि सिगमंड फ्रायड के बारे में कुछ यहाँ पे जान लो। सिगमंड फ्रायड ने आपने जाना कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादक माना जाता है। लेकिन इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था? एक लिबिडो की बात की थी। इन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, कि जो बालक होते हैं काम इच्छा की परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो लिबिडो वाला शब्द होता है उसको ज्यादा जोर दिया है। उसके अलावा सिगमंड फ्रायड ने क्या किया है? व्यक्ति की 3 प्रकार की संरचना की है। पहला जो होता है उसे ईड कहा जाता है। ईड कैसा होता है? ईड होता है राजसी प्रवृत्ति का होता है। दूसरा उन्होंने बताया ईगो, बताया ईगो कैसा प्रवृत्ति का होता है? मानवीय होता है, यानी कि रियलिटी में जीता है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की संरचना होती है परा अहम, यानी कि सुपर ईगो जो होता है वो देवत्व वाला होता है। अब यहाँ पे जो राजसी हमने बताया, मानवीय बताया, देवत्व, इनकी बातें क्या निकल के आती हैं? ये क्या कहना क्या चाहते थे? तो ये कहना चाहते थे सिगमंड फ्रायड जी कि जो आपका ईड है, राजसी है, वो जो इसमें जो बालक होंगे ना वो जन्म से दिखाई देंगे, यानी कि जन्म में जो प्रवृत्ति दिखाएगी वो राजसी वाला होगा। यानी कि कोई जब चीजें चाहेंगे तो वो कहेंगे मेरे साथ जो हो अभी हो, तुरंत हो। यानी कि कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो चाहेंगे कि मैं अभी तुरंत वो चीज पाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजसी प्रवृत्ति वाला यही प्रवृत्ति दिखाता है कि हम जो भी काम करें मेरा तुरंत हो, अभी हो, तत्काल में हो। लेकिन जो इन्होंने दूसरा व्यक्ति की संरचना बताई, यानी कि जो ईगो की बात करें,
ईगो में मानवीय प्रकृति, यानी कि वो ये सोचता है कि पहले ईड का पूरा हो जाए तब मेरा पूरा हो, यानी कि पहले दूसरों का भला देखता है फिर अपना देखता है। लेकिन जो तीसरा इन्होंने बताया पराहम, वो ये सोचते हैं कि दूसरों का सबसे पहले हो जाए चाहे मेरा हो, यानी कि पहले परिस्थिति का आकलन करते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, सोच विचार के, यानी कि आदर्श वाले यहाँ पे फीलिंग हो जाती है, देवत्व की संज्ञा हो जाती है। जो 3 से 6 वर्ष के बालक में ये चीजें दिखाई देती है, यानी कि इस अवस्था में काफी सोच समझ के कार्यों को अंजाम देते हैं। तो हमने व्यक्ति की संरचना में 3 प्रकार के बताए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर फ्राइड ने अपनी अपनी क्या संरचना दी है और क्या क्या बातें रखी है। अब यहाँ पे देखिए क्या बातें हुई हैं। आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 ग्राम प्रोटीन देगा। ऑप्शन ये है 18 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 20 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 25 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन होता है 45 किलो कैलोरी। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर प्रोटीन देता है तो 1 ग्राम में कितना प्रोटीन आपको देता है, ये भी जान पाओगे तभी तो आप 5 वाला जान पाओगे। तो आपको बताना है कि 1 ग्राम प्रोटीन में आपको जो देता है वो देता है 4.2 कैलोरी देता है। अब आपको यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, 5 चौक 20 कर दो, ठीक है। 5 यहाँ पे 5 ग्राम दिया है ना, 1 ग्राम में कितना देता है, 4 देता है। तो आप 5 चौक 20 कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 कैलोरी वैसे निकल जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जो पूछा जाता है प्रोटीन के बारे में कुछ और यहाँ पे पॉइंट लिख लो कि प्रोटीन का जो संगठन होता है, यानी कि उसका जो संगठन पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट का अलग होता है, प्रोटीन का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर से प्रोटीन से पूछा जाए तो आप बताना CH+O+N होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो CH+O+N है, आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाता कि C की कितनी मात्रा होती है, H की कितनी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की कितनी, लेकिन आपसे नाइट्रोजन के बारे में जरूर पूछा जाता है कि आपके प्रोटीन में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कितनी होती है। आपको बताना है 16% से लेकर के 18% होती है। लेकिन ये भी याद रखे रहना कि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, कहीं पे आपको मिलेगा 13 से लेकर के 20 होता है, आप ये भी याद रखे रहना, और 16 से लेकर के 18% ये भी याद रखे रहना। तो आपका नाइट्रोजन की मात्रा पूछे थे तो कितना बताना, ऑप्शन के हिसाब से 16 से 18 बताना। अगर ऑप्शन में 13 से 20 लिखा हो तो भी आप उसको राइट बता सकते हो। चलिए, आपका 16वां को जो राइट आंसर निकल के आया है बी ऑप्शन, यानी कि 20 कैलोरीज आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कमी है, यानी कि अगर बालक में रिकेट्स नामक की बीमारी हो गई है तो इन 4 ऑप्शन में से किस विटामिन की कमी से ये बीमारी देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। आपको फटाफट से बताना है इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होता है। आप जानते हो विटामिन ई रतौंधी से संबंध होता है, आप जानते हो विटामिन ई का, आप विटामिन ई जाते हो तो ये बांझपन से होता है, विटामिन के का पढ़ते हो तो रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन जो निकल के आता है 17वां का, आपका बी ऑप्शन निकलते आता है, यानी कि अगर बालक में रिकेट्स नामक बीमारी हो गई है तो विटामिन डी की कमी हुई है, तभी हुई है। देखो, विटामिन डी की कमी जो दिखने को मिलती है 3 रूपों में दिखने को मिलती है। पहला तो अपने रिकेट्स जाना जो बच्चों में होता है, दूसरा अगर कोई वयस्क है तो उसमें जो बीमारी होती है तो उसे कहा जाता है एस्टोमेलेसिया कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुढ़ा हो गया है तो उसमें जो विटामिन डी की कमी होगा तो उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। यानी कि 3 प्रकार की बीमारियों को विटामिन डी में कन्वर्ट किया जाता है। पहले बच्चों में अलग बीमारी होगी, रिकेट्स होगा, वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया होगा, वृद्ध में होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और जान लो कि जो विटामिन डी होता है ये आपका किससे मिलता है, आपके सूर्य से किरणों से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने जाना 3 बीमारियों के नाम। अब यहाँ पे जानो कि विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। आपके होते हैं 2 प्रकार के, पहले को कहा जाता है D2, दूसरे को कहा जाता है D3। देखो, जब हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उनको दिया जाता है D3 वाला टेबलेट दिया जाता है, ठीक है। देखो, बहुत सारे आप लोगों से आपने सुना होगा कि आप धूप में बैठ करके जाओ विटामिन डी ग्रहण कर लो, लेकिन अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आप विटामिन डी ग्रहण नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि D2 क्या होता है। D2 क्या होता है, जो भी वनस्पति में चीजें पाई जाती हैं वो आपके होते हैं D2 होते हैं। D2 को क्या कहा जाता है, अर्गोस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो D2 होता है यह D3 से कम सक्रिय होता है, यानी कि कम काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि निष्क्रिय होता है लेकिन कम सक्रिय होता है। जो भी वनस्पति चीजें होती हैं, पादप जगत की जो भी चीजें होती हैं वो D2 में पाई जाती है, यानी कि एर्गोस्ट्रॉल पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए,
D3 वाला जानिए। अब देखो अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, यानी कि आपका विटामिन D3 आपका नहीं मिल पाएगा। विटामिन D3 को क्या कहा जाता है? कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। तो कोलेकैल्सिफेरॉल बदलने के लिए कैल्शियम क्या होता है? भागीदारी होता है। कैसे होता है? देखो आप सभी जानते हो कि आपको अगर विटामिन डी ग्रहण करना है तो आपको सूर्य की किरणों में जाकर के बैठना पड़ेगा, यानी कि जो सुबह वाली सूर्य होती है वो अगर आपके शरीर के यानी कि आपके त्वचा पे जब पड़ती है तो क्या हो जाती है, जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं अगर आपके त्वचा पे पड़ गई हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में हो जाता है, ठीक है। और यही जो डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो D3 यानी कि कोलेकोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। तो आपने जाना कि जब हमारे त्वचा पे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ने पर डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है और इसी डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे सूर्य की किरणें पड़ने पर D3 यानी कि कोलेकोलेस्ट्रॉल का बदल जाता है, ठीक है। जो क्या होता है D2 से ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि आपको यहाँ पे सूर्य की किरणों से जो आपका मिलती है ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन D2 यानी कि पादप जगह के खाते हो जो भी सोर्स विटामिन डी का वो उतना सक्रिय नहीं होता है जितना आपका सूर्य की किरणों वाला सक्रिय होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो गया होगा आपका सही हो गया होगा। हमारा यहाँ पे जो 17वां का जो राइट आंसर निकल के आता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा है कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि परिधान में क्षैतिज रखे जचंगी, यानी कि क्षैतिज मतलब ऐसी पूछा गया है। तो यानी कि परिधान मतलब कि कपड़ा वस्त्र होगा जो आपने कपड़ा पहना है, यानी कि कपड़ा जो है क्षैतिज लाइन है तो किस स्त्री को ये जचेगी, यही आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए क्या वो पतली स्त्री होनी चाहिए, यानी कि पतली स्त्री पर, बी ऑप्शन होता है लंबी या मोटी स्त्री पर, सी ऑप्शन होता है मोटी स्त्री पर, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप फटाफट से आप बताइए कि अगर कोई कपड़ा है और क्षैतिज यानी कि तिरछी लाइन है तो कौन सी स्त्री को ये कपड़ा पहनना चाहिए। चलिए फटाफट से आप बताइए। 18वां का हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा तो आपको बताना है। देखो अगर पतली स्त्री है तो क्या करना चाहिए, उसको क्षैतिज वाले रेखा पर क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि जब क्षैतिज वाला पहनेगी तो थोड़ा गोल मटोल दिखेगी, पतली जो है थोड़ा मोटी दिखेगी। अगर वो लंबी है मोटी है तब तो और मोटी दिखेगी, अगर वो मोटी स्त्री तब तो और मोटी दिखेगी जब क्षैतिज वाला दिखेगी गोल मटोल दिखेगी, ठीक है। तो आपका तीनों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन निकल के आता है ये तो आपका होगा नहीं। इन तीनों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, यानी कि जो पतली स्त्री है उसको क्षैतिज वाले पहने जाए ताकि वो थोड़ा मोटी दिखे पतली ना दिखे, ठीक है। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्या पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोयरिंग निर्मित होती है। ऑप्शन ये है रंग के प्रयोग द्वारा, बी ऑप्शन होता है नमी उष्मा एवं दबाव द्वारा, सी ऑप्शन होता है गर्म रोल द्वारा, डी ऑप्शन होता है रसायनों द्वारा। आपने पढ़ा होगा ना परिसज्जा वाला टेक्सटाइल से जब आप पढ़ते हो तो उसमें जब परिसज्जा पढ़ते हो फिनिशिंग पढ़ते हो उसमें दो मेथड का प्रयोग, एक होता है यांत्रिक एक होता है रासायनिक। तो जो यांत्रिक होता है उसमें ही आपका मोयरिंग शब्द निकल के आता है। तो मोयरिंग में क्या होता है, गर्म रोलर में क्या करते हैं उस कपड़े को डालते हैं और कपड़े को कैसा बना देते हैं, उसमें लहर वाले डिजाइन यानी कि ऐसे ऐसे कपड़े दिखेंगे लहर वाले, ठीक है। लहर वाले डिजाइन बनाने के लिए गर्म रोलर के संपर्क में लाते हैं। मोयरिंग में आपका यही फिनिशिंग यानी कि यही परिसज्जा की जाती है। तो आपका 19 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोयरिंग में क्या किया जाता है परिधान को, तो आपको बताना है कि लहरों के समान डिजाइन की जाती है, ठीक है। ऐसे आपका डिजाइन की जाती है। तो 19 का आपका ऑप्शन निकल गया आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन। आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। ऑप्शन ये है सिर से पैर की ओर, बी ऑप्शन है सिर से छाती तक, सी ऑप्शन होता है केंद्र से परिधि की ओर, डी ऑप्शन होता है छाती से पैर की ओर। चलिए राइट आंसर बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि आपका ये होमवर्क है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन कौन बता पाएगा। अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं कल करेंगे। अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।